جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है कोई, पहले तो वो ले लेते हैं। सही। हाँ, वो पिछली एक्सरसाइज में तो बस वही था कि एक ही तरह की चीजें, वाहिद जमा और मुफ़ररद। बेहतर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने जुमले के बारे में पढ़ना शुरू किया था कि जुमला हम अल्फाज का वो मजमुआ जिसमें कोई मुकम्मल बात की जाए उसको हम जुमला कहते हैं। और इसके लिए जो बेसिक चीज़ है जो उन लफ्ज़ों को जुमला बनाती है वो एक उनमें आपस से का एक ताल्लुक होता है जिसे हम इस्नाद कहते हैं। इस्नाद का मतलब होता है कि आप किसी के बारे में कुछ कहें, तो किसी से कोई बात जोड़ना या उसके बारे में कोई जजमेंट देना, ये इस्नाद है। और इससे कोई जुमला बनता है। इसी तरह इस्नाद के यानी दो एंड्स हमने देखे थे। एक वो लफ्ज़ होता है जिसके बारे में आप बात कर रहे होते हैं या जिसके बारे में आप कुछ कहते हैं कि वो ऐसा है, उसको हम मुस्नद इले कहते हैं। और उसके अगेंस्ट जो दूसरा एंड है वो है जिसमें आपकी कोई स्टेटमेंट होती है, जिसमें आप कुछ बताते हैं, उस हिस्से को हम मुस्नद कहते हैं। तो ये जुमले में ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक मुस्नद इले यानी जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और दूसरा है मुस्नद जिसे हम प्रेडिकेट कहते हैं, जो असल बात है जो आप कहना चाहते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि जुमले में जो इजाफी बातें होती हैं, कोई मतलब आप मुस्नद इले या मुस्नद के बारे में कुछ भी बताते हैं, एडिशनल को इंफॉर्मेशन देते हैं, उसको हम कहते हैं फजला। अरबी यानी की जबान में, मतलब अरबी ग्रामर की इस्तेलाह में उसे फजला बोला जाता है। अंग्रेजी में हम उसको एक एक्सटेंशन कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। तो बेसिकली वो एक्सटेंशन है या मुताल्लिकात है या जो आपकी असल बात जो आपने मुस्बत में की थी उसी को आप कुछ तूल दे रहे होते हैं या तफसील उसकी कर रहे होते हैं। ठीक। तो एक हमने ये चीज सीखी थी, दूसरा हमने कल एराब को डिस्कस किया था कि अरेबी में लफ्जों की जो एंडिंग है वो हमेशा एक सी नहीं हुआ करती और वो बदलती रहती है, खासतौर पे अस्मा की। तो जो इस्म होते हैं, जैसे हमने कल भी मिसाल ली थी कि किताब है या कलम है, उर्दू में वो किसी भी जुमले में आएगा तो किताब या कलम ही बोलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इन लफ्ज़ों की हैयत हम बदल दें। लेकिन अरबी में ये जो अल्फाज होते हैं, कोई भी जो इस्म है, वो अपने आप को चेंज करते हैं, उनकी एंडिंग बदलती है डिपेंडिंग ऑन के वो जुमले में क्या फंक्शन जो है वो उनका है या क्या मानी वो अदा कर रहे हैं। तो कभी हम देखते हैं कि कोई लफ्ज़ पेश पे एंड कर रहा होता है, कभी उसके आखिरी हर्फ पे ज़बर आ रहा होता है, कहीं जेर आ रही होती है। इसी तरह कुछ लफ्ज होते हैं जिनमें हम वाव यूज करते हैं सेकंड लास्ट में, कभी हम उस वाव को या में बदलते हैं, जैसे मुस्लिमून और मुस्लिमीन के केस में था। या जैसे हमने तस्निया के केस में देखा था कि वालिदान और वालिदैन, कि कहीं अलिफ आ रहा है सेकंड लास्ट में, कहीं या आ रहा है। तो ये जो चेंज होता है अल्फाज के आखिरी हिस्से में, इस चेंज को हम एराब का नाम देते हैं। और ये चेंज अरबी में क्यों होता है उसकी वजह हमने डिस्कस की थी कि इस जुमले में कई हैसियतों से आता है ना, कभी वो मुस्नद बनेगा, कभी मुस्नद इले, कभी वो फजला के तौर पे आएगा यानी डिटेल के तौर पे। तो उसके मुख्तलिफ इस्तेमालात के मुताबिक उसको मुख्तलिफ एंडिंग्स दी जाती हैं। ठीक है। तो एराब हम कहते हैं चेंज को, जो अल्फाज के आखिरी हिस्से में होता है, और वो ये बताता है कि कोई भी इसम जुमले में क्या बन रहा है या किस हैसियत से इस्तेमाल हो। तो ये हमारी कल की बातें थी। और उसमें हमने आखिरी बात जो पढ़ी थी वो ये था कि एराब कितनी तरह का होगा, या इसम जो है उसकी एंडिंग्स कितनी हो सकती हैं। तो वो हमने डिस्कस किया था कि तीन होती हैं। जो बुनियादी तौर पे तो दो हैं, फिर तीसरी हमने बाद में पढ़ी थी। उसूली तौर पे जो अस्मा को डिवाइड किया जाता है वो इस बेस पे किया जाता है कि कोई इसम जुमले का या तो इसेंशियल पार्ट होता है, यानी मुस्नद इले और मुस्नद, ये दो जुमले के लिए नागुज़ीर है ना, इनके बगैर जुमला बन ही नहीं सकता।
तो या तो इसम उस जुमले में ज़रूरी होगा, ये उसमें इसेंशियल है। एक इस्तेमाल उसका ये है, तो अगर कोई इसम किसी जुमले का लाजिमी हिस्सा है तो उसकी एक स्पेसिफिक एंडिंग होगी। ठीक है, ये एक इस्तेमाल है। दूसरा ये होगा कि कोई इसम किसी जुमले में कभी कोई इजाफी मालूमात देने के लिए आएगा, तो जब वो इजाफी मालूमात दे रहा होगा उस वक्त उसको एक दूसरी एंडिंग दी जाएगी। तो दो एंडिंग्स तो ये हैं, या दो मेजर जो फंक्शंस हैं वो अस्मा के, वो तो ये है। एक ये कि कोई इसम जुमले में एसेंशियल हो, दूसरा ये कि वो जुमले में इजाफी हो। ठीक है। तीसरा हमने देखा था कि एक स्पेसिफिक यूजेज होता है इसम का, कि बाज दफा हम किसी इसम को दूसरे इसम से रिलेट कर रहे होते हैं। दो नाउन्स में जो पोजेशन का ताल्लुक बताया जाता है, जैसे अली का भाई, हामिद का घर, तो यहाँ ये दो लफ्ज है ना जो आपस में जुड़े हुए हैं ताल्लुक। या हम किसी प्रीपोजिशन के साथ किसी इसम को कभी रिलेट करते हैं, जैसे कमरे में, कुर्सी पर। तो या इस तरह के जो हैं फ्रेजेस, इनमें भी एक लफ्ज दूसरे लफ्ज से एक कोई स्पेसिफिक जैसे कोई ताल्लुक बता रहा है। तो ये जो एक एफिलिएशन वाला या पोजेशन वाला जो केस है, इसको अलग से ट्रीट करते हैं और इसके लिए तीसरी एंडिंग होती है। तो अरबी अस्मा जो है वो तीन तरह से एंड हो सकते हैं, और हर जो एंडिंग है हम वो एक खास फंक्शन बताएगी। ठीक है। अगर कोई इसम जुमले में उसका रोल बेसिक है तो उसकी एंडिंग डिफरेंट है, अगर वो एडिशनल पार्ट के तौर पे आया तो एंडिंग डिफरेंट है, और अगर वो किसी पोजीशन में है तो उसकी एंडिंग एक और है। तो तीन इस्तेमालात थे इसम के बेसिक, और तीन ही उनकी एंडिंग्स हैं। और हर एक का हमने नाम भी देखा था कि ये वाला जो इस्तेमाल है कि कोई इसम जुमले में ज़रूरी हिस्सा हो, यानी वो मुस्नद इले हो या मुस्नद, क्योंकि ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं ना, इनके बगैर जुमला नहीं हो बन सकता। तो ये वाली जो इसम का इस्तेमाल है उसको हम कहते हैं, या उसकी जो एंडिंग, जो भी एंडिंग मिलती है किसी इसम को, उसको हम कहते हैं कि ये इसम, इसका एराब रफ़ा है। ठीक है। तो रफ़ा से मुराद ये है कि कोई इसम जुमले का इसेंशियल पार्ट है, तो ये उसका स्टेटस है बेसिकली रफ़ा। फजला या मुतालिक, यानी जब कोई इसम जुमले में कोई इजाफी मालूमात देने के लिए आएगा उस वक्त उसकी जो एंडिंग है उसको हम क्या नाम देते हैं? नस्ब। और जब कोई इसम किसी दूसरे इसम या किसी दूसरे लफ्ज के साथ रिलेशन में होता है तो उस एंडिंग को हम कहते हैं जर। तो ये तीन एंडिंग्स हैं, रफा, नस्ब और जर। ये एराब होता है। ठीक है। अभी भी कोई सवाल है तो पूछ लें, वगरना इसी पे कुछ एक्सरसाइज करते हैं फिर आगे बढ़। मुजाफ इले का बता दे। अच्छा। अच्छा, ये मुजाफ इले का पूछा है कि मुजाफ इले किसे कहते हैं। मुजाफ इले बेसिकली उस इसम को कहा जाता है जिससे कोई चीज रिलेट की जाए, कोई दूसरे, यानी जो आप कह लें जिसकी पोजेशन में कुछ हो, जो पोजेसर हो बेसिकली। जैसे आप कहते हैं अली की किताब, तो यहाँ अली मुजाफिल है, क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि उसकी पोजेशन में कोई किताब है। ठीक है। आप कहते हैं खालिद का घर, यहाँ खालिद मुजाफिल है चूंकि उसकी पोजेशन में, उसकी मिल्कियत में वो घर है इस वक्त। ठीक है। आप अगर कहते हैं मेरी कमीज, तो यहाँ मैं, यानी जो मुतकल्लिम है वो खुद मुजाफिर है क्योंकि उसकी पोजेशन में कोई चीज है। तो जिसकी पोजेशन में कोई और शय दी जाए, या जिसके बारे में बताया जाए कि उसकी पोजेशन में या उसकी मिल्कियत में कोई और चीज है, उसको कहते हैं मुजाफ इलैह। ठीक है। और उर्दू में इसकी सादा पहचान ये है कि इजाफत उर्दू में जब दी जाती है तो बीच में का, के या की का हर्फ आता है ना, तो जिस लफ्ज के बाद का, के या की इस्तेमाल किया जाए वो मुजाफिले होता है। जैसे खालिद का घर, खालिद मुजाफिले है, उसकी पोजेशन में घर है। ठीक है। ठीक है। हाँ, उसके अलावा भी होता है, वो मैं अर्ज करता हूँ। जी, वो मैं करता हूँ अर्ज। तो एक तो जैसे ये तरीका है जो, मतलब का, के या की का इस्तेमाल है, तो वहां फिर आप बस इस पे ध्यान कीजिएगा कि
जो इसम का के या की से पहले आ रहा है ना, वो मुजाफ इलैह होगा। ठीक है, वो पोजेसर है बेसिकली। जी, उसकी पोजेशन में कोई चीज है। ठीक है, तो आप जैसे कहते हैं कि मिसाल के तौर पे फातिमा का स्कूल, तो फातिमा का, यहाँ फातिमा बेसिकली मुजाफ इलैह है। उसके साथ आप रिलेट कर रहे हैं स्कूल को। अल्लाह की किताब, तो अल्लाह का जो लफ्ज है ये मुजाफ इलैह है, किताब को उससे रिलेट किया जा रहा है। ठीक है ना, इसी तरह मतलब खुदा का घर, खुदा का, तो खुदा मुजाफ इलैह है, घर को उससे रिलेट कर रहे हैं। तो का के की में तो ये हो गया। एक और जो उस्लूब होता है उर्दू में, मतलब उर्दू का असल उस्लूब तो यही है कि आप का के की के जरिए दो लफ्जों को रिलेट करते हैं आपस में, ये पोजेशन बताते हैं। लेकिन जो आप अभी पूछ रही थी कि एक और तरीका भी होता है कि अ, हम दो लफ्जों को आपस में इकट्ठा करते हैं मुरक्कब, बीच में ये हर्फ नहीं आता का के ये की। वो असल में वैसे उर्दू का उस्लूब नहीं है, लेकिन उर्दू में इस्तेमाल होते हैं ऐसे मुरक्कबात। वो आया है हमारे यहाँ फारसी से। तो फारसी में चूंकि अगर आपने दो लफ्जों में रिलेशन लाना, या इजाफत इसको कहते हैं, जो मैं रिलेशन या पोजेशन कह रहा हूँ, उर्दू में इसके लिए लफ्ज इजाफत बोला जाता है। तो अगर आप दो चीजों में इजाफत बयान कर रहे हैं, तो सिंपल है कि आप आ, वो दो लफ्ज इकट्ठे लाएं और उनके बीच में एक जेर ले आए। वो जो जेर होती है उसके जरिए पता चलता है कि दो चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे हमने अभी जो मिसालें ली कि अल्लाह की किताब, तो अगर हम इसको जैसे फारसी में थोड़ा बदल के कहें, तो ये होगा किताब खुदा। तो किताब यानी अगर खुदा की किताब को दूसरी तरह कहें तो वो किताब खुदा कहा जाता है। तो अगर ये वाला मुरक्कब आप उर्दू में कभी देखें कि जेर के जरिए इजाफत की जा रही है, मतलब और हमारे यहाँ ये आम है, शायरी वगैरह में भी बहुत है। जैसे हम गम हयात कहते हैं, फिक्र माश कहते हैं, तो इनमें भी दो लफ्ज आपस में जुड़े हुए हैं। इसमें ये होता है कि जो बाद वाला होता है, यानी जो जेर के बाद आ रहा है, वो मुजाफिल होता है, इस तरह की सूरत में। आप ये पूछ रही थी। जी आपका सवाल उर्दू के अरबी से हवाले से, नहीं नहीं, वो तो फिर हम जब अरबी में पढ़ेंगे मुरक्कब इजाफी, वहां डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो वो मैं समझ गया हूँ आपका सवाल। लेकिन फिलहाल तो सिर्फ इनका जो सवाल था वो बेसिकली ये था कि मुजाफिले होता क्या है, क्योंकि उसका कई लोगों के लिए पहली ही दफा उन्होंने ये लफ्ज मतलब पढ़ा होगा, तो इसलिए मैं सिर्फ उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा था कि ये बोलते किससे हैं बेसिकली। तो उर्दू में नॉर्मली चूंकि का के या की के साथ आता है। बाकी ये कि अरबी में कैसे यूज किया जाता है, या उसमें जो उसको पहचानने की दिक्कतें हैं, वो इंशाल्लाह आगे अलग से जब ये टॉपिक पढ़ेंगे मुरक्कब इजाफी का, वहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मुजाफ इले बेसिकली वो है जिसकी पोजेशन में कोई और चीज, और वो उर्दू में जैसे का के या की से पहले वाला है इसको। हाँ बिल्कुल। अच्छा, बस अभी एक एक्सरसाइज है छोटी सी, ये कर लेते हैं यहीं पे। आ, पहले तो ये है कि जी, ये कुछ जो मुरक्कब हैं इनके बारे में बताइए कि ये मुरक्कब नाकिस हैं या जुमला है। तो हमने डिस्कस किया था ना कि जिस मुरक्कब या जिन अल्फाज से मुकम्मल बात कन्वे ना हो वो मुरक्कब नाकिस कहलाते हैं, जहाँ मुकम्मल बात है वो जुमला है। अब जैसे ये पहला है अच्छी किताब, ये क्या है? मुरक्कब नाकिस है। ठीक है, सही। इसके बाद ये फातिमा समझदार है, ये क्या हो? ये जुमला है ना, क्योंकि मुकम्मल बात इस्नाद पाई जा रही है ना यहाँ। फातिमा के बारे में आपने बात की है कि वो, ठीक है, तो ये मुकम्मल जुमला है। अली की बहन बीमार है, ये भी जुमला है, क्योंकि इसमें एक है ना खबर, एक मुकम्मल बात है। सही। जी, अशबल नवाज। आप बताइए, ये जो नंबर 4 है, सर्द मौसम, ये क्या है, जुमला है या ये मुरक्कब नाकिस है?
सर मुरक्कब नाकिस। हाँ नहीं, आवाज नहीं आई। आप वो आपने थोड़ी देर के लिए किया शायद अनम्यूट, लेकिन म्यूट हो गया फिर। मुरक्कब नाकिस। हाँ नहीं आवाज। ओ अच्छा, सॉरी। हाँ अब बताइएगा, जरा दोबारा बताइएगा। सॉरी, वो मेरे यहाँ असल में स्पीकर म्यूट हुआ था। माजरत चाहता हूँ जी, प्लीज। सर ये मुरक्कब नाकिस है। मुरक्कब नाकिस से ठीक है, चूंकि मुकम्मल कोई बात नहीं है ना किसी के बारे में कि वो ये। लेकिन अगला जो है नंबर 5, मौसम सर्द है। ये जुमला है, क्योंकि आपने मौसम के बारे में एक बात जैसे हाँ मुकम्मल बात कही। खालिद की कमीज, मुरक्कब नाकिस, कोई इसमें मुकम्मल बात नहीं। ये आदमी अच्छा है, ये जुमला है। वो लड़की, वो लड़की मुरक्कब नाकिस है ना, आपने कोई बात तो नहीं बताई। और आपने वो लड़की यानी इशारा किया, इतना पता चल गया कि इशारा लड़की की तरफ किया। ये बताया कुछ भी नहीं, वो लड़की। वो अधूरा है ना, ये मुरक्कब नाकिस है। मेरी किताब, ये भी मुरक्कब नाकिस है, ठीक है। खालिद के स्कूल के उस्ताद, नाकिस है ना, चाहे लफ्ज तो काफी सारे हैं इसमें, लेकिन कोई मुकम्मल बात नहीं। हामिद मदरसे में, मुरक्कब नाकिस। खदीजा सुन रही है, ये जुमला है ना, एक मुकम्मल बात आप करते हैं। अच्छा, दूसरी एक्सरसाइज जो है वो जरा ज्यादा अहम है, वो ध्यान से कीजिएगा। इसमें आपने ये करना है कि हर जुमले में बताना है कि मुस्नद क्या है, मुस्नद इलैह क्या है, फजला क्या है, मुजाफ इलैह अगर आया है तो क्या है। अब जाहिर बात है, फजला मुजाफ इलैह हर जुमले में तो नहीं होंगे ना, लेकिन दो चीजें हर जुमले में होंगी, मुस्नद और मुस्नद इलैह। तो वो आपने हर जुमले में आइडेंटिफाई करना है कि मुस्नद इलैह क्या, मुस्नद क्या, और अगर फजला है तो वो क्या। अच्छा, ये हम अभी कौन बताएगा जी। कंवल, आपसे शुरू करते हैं, कंवल जुनेद। ये पहला है, मरियम कहानी पढ़ती है। इसमें बताइए पहले कि मुस्नद इलैह क्या है। मुस्नद इलैह सर मरियम। मरियम, चूंकि मरियम के बारे में बात हो रही है, बिल्कुल ठीक है। जी। और और मुस्नद क्या कहानी है। इसमें मसनद इसमें पढ़ती है। मुस्नद पढ़ती है, बिल्कुल ठीक है। और और कहानी, कहानी इसमें फजला। कहानी फजला। फजला है, बेहतरीन, बिल्कुल ठीक है। चूंकि बेसिक इसमें जो खबर है वो तो ये है ना कि पढ़ती है, मरियम पढ़ती है, असल में तो जुमला ये है सिर्फ। कहानी फजला है, वो इजाफी बात है। ठीक है, मरियम मुस्नद इले, पढ़ती है मुस्नद, और कहानी फजला। सही है। अच्छा, हम ये मैंने इसीलिए तरतीब रखी है कि लफ्ज जिस तरतीब से लिखे हों उस तरतीब से ना किया कीजिए, क्योंकि उसमें बाज दफा जुमलों का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होता है ना, कभी कोई लफ्ज पहले आ गया, कभी बाद में आ गया। हमेशा आदत हमारी होनी चाहिए कि जब भी हम जुमले का स्ट्रक्चर पहचानना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपने जुमले के दो एंड्स पकड़ने हैं। बात किसके बारे में हो रही है, क्या बात हो रही है, बस ये दो सिंपल सवाल अपने सामने रखने हैं। सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, बाकी चीजें बाद में खुद ही तय हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने मुस्नद ले और मुस्नद पकड़ना है। उसके बाद फिर बाकी लफ्जों को देखेंगे, कौन फजला है, या अगर कोई मुजाफिल है तो वो कहाँ है। अच्छा, इसके बाद जी रियाजुद्दीन साहब। अलैक्म। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई, खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके एक्चुअली हम लिए ये ये वक्त तो फातिमा, सहूलत का है ना। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। चले अच्छा, जी बताइए, फातिमा समझदार। फातिमा, हम्म, फातिमा जो है ये मुस्नद अलैह है। ठीक है, और समझदार जो है ये अपना मसनद। बिल्कुल ठीक है। फातिमा मुस्नद इले, उसके बारे में बात हो रही है। समझदार मुस्नद, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। जी, अली की बहन बीमार है। ये आप बताइए, ये वाला। अली की बहन, इसमें पहले तो ये बताएं कि मुस्नद इले क्या है, किसके बारे में बात।
ठीक है। हम्म, हम्म, ठीक है। ठीक है। हाँ, अगर अली की बहन में स्पेसिफिकली पूछा जाए तो अली मुस्नद इलैह है या उसकी बहन मुस्नद इलैह? बहन के बारे में बात हो रही है ना, तो बहन मुस्नद इलैह है। बिल्कुल ठीक है। बीमार है, ये मुस्नद है। यानी असल जुमला ये है कि बहन बीमार है। सही यही है ना? दो चीजें क्लियर हो गई। अब अली क्यों आया यहाँ पे? अली इजाफत है बेसिकली, तो अली का रिलेशन यहाँ बहन से है, तो अली मुजाफ इलैह है ना। हाँ, अली की बहन है, बिल्कुल से। हाँ, जो कहा कि की से पहले वो मुजाफ इलैह है, तो अली से रिलेट किया जा रहा है बहन। असल बात यही है कि बहन बीमार है, बहन मुस्नद इलैह, बीमार है मुस्नद, और मुजाफ इलैह होगा अली। कि आपने बहन को या जो भी मुस्नद इलैह है उसको अली से रिलेट किया। ठीक है। अच्छा, चौथा जुमला है ये, कौन करेगा जी? रशीद साहब, मोहम्मद रशीद। जी सर। जी प्लीज। ये हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं। अब जरा इसमें सबसे पहले वो बड़ा जुमला देख के मतलब परेशान नहीं होना। ये बताएं कि सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही यहाँ कपड़े पहनने के बारे में बात हो रही है सर। है? कपड़े पहनने के बारे में बात नहीं, वो तो बात हो रही है कि कपड़े पहने जाते हैं। असल में वो मुस्नद इलैह क्या है, किसके बारे में कुछ कहा गया या बताया गया, किसके बारे में देखें जरा। मुस्नदी इले जो है वो इसमें सर सर्दियां हैं शायद। नहीं, सर्दियां हैं। अच्छा। जी। तो अच्छा, बाकी चलें बताएं, फिर वो भी बताएं। बात क्या की गई है, सर्दियों के बारे में क्या बताया गया? हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं। कंफ्यूज सर। कंफ्यूज हो गए? कोई बात नहीं। हम तो वैसे ही कंफ्यूज हैं। जी। वो तो कौम ही कंफ्यूज है। तो, नहीं लेकिन जी यार सर। सर्दियों के बारे में, देखिए सर्दियों के बारे में बात हो तो वो जुमला इस तरह ना होता कि मतलब जैसे सर्दियां लंबी हो गई, या सर्दियां इस दफा सर्दियां अच्छी आई, इस तरह का कोई जी जुमला होता ना। यहाँ एक जरा वो सिरा पकड़े ना इस जुमले का, कि किसके बारे में कुछ हम कह रहे बता रहे हैं। हम्म। उसका ना एक गर्म कपड़े पहचानने का जैसे सर। ये भी एक तरीका होता है, जो इजाफी लफ्ज है ना, अगर आप वो माइनस करते जाएं जुमले से तो जुमले का फर्क नहीं पड़ता। बेसिक जो लफ्ज होगा ना, मुस्नद इलैह और या मुस्नद, उसको जैसे ही आप जुमले से हटाएंगे जुमला बिगड़ जाएगा। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर जैसे जी मैं वैसे ही एक एक्टिविटी कर रहा हूँ, अगर ये सर्दियों में वाला फ्रेज मैं हटा भी दूं इस जुमले से, अब जरा जुमला पढ़े। हम गर्म कपड़े पहनते हैं, क्या ये जुमला जी। अभी भी ठीक है या बेमानी हो गया है? अब भी ठीक है ना, कोई फर्क, मेजर फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। हम गर्म का लफ्ज भी निकाल देते हैं, जुमला अब भी ठीक है कि नहीं ठीक? जी ग्रामेटिकली तो जुमला ठीक है ना, कोई सेंस बन रही है ना इसकी। हम कपड़े का बिल्कुल लफ्ज करेक्ट है। कर देते हैं। अब देखें, जी अब भी जुमला ठीक बन रहा है। ऐसे ही है। जी हम पहनते हैं। अब जी सर एग्जैक्ट। अब क्या है? अब तो जुमला नहीं रहा ना, हम में तो जुमला नहीं है। जी अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि पहनते हैं को रहने देते हैं और हमको निकाल देते हैं। अब क्या जुमला है? पहनते हैं। अगर आपके सामने पहनते कोई ये हैं। सिर्फ इतना बोले, ये टुकड़ा बोले पहनते हैं, तो नेचुरली आप उससे क्या पूछेंगे? अगर कोई सिर्फ ये कहे पहनते हैं तो आप क्या पूछेंगे? कि कोई सवाल करेंगे ना। जी डेफिनेटली मैं पूछूंगा कि आप क्या पहनते हैं, कपड़े क्या जूते पहनते हैं, वट या एवर। पहले तो उससे पहले ये
कहेंगे ना भाई कौन, किसकी बात कर रहे हैं, पहनते हैं, कौन पहनता है, मतलब हम जी पहनते हैं, बिल्कुल। आप पहनते हैं, वो पहनते हैं। तो इसमें पहली चीज जो मिसिंग है वो तो सब्जेक्ट है ना। हम्म। मतलब सही है ना, मतलब अब जी इस तरह तो जुमला ठीक नहीं है ना, पहनते हैं तो मुकम्मल जुमला तो जी नहीं सर। होगा ना, कि वो पता नहीं चल रहा कि किसकी बात कर रहे हैं, हम की या नहीं हो सकता। आपकी या उनकी। तो अब हम अगर हम पहनते हैं करें तो अब तो जुमला मुकम्मल है ना। हम्म। इसमें अब बताएं कि किसके जी बारे में बिल्कुल। बात हो रही है, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ सब्जेक्ट हम जी खुद हैं बेसिकली, यानी हम अपने बारे में कुछ बता रहे हैं, तो हम मुस्नद इलैह है। ठीक है। और मुस्नद क्या होगा, पहनते हैं। जी अपने बारे में हमने ये बताया कि हम पहनते हैं, तो बस ये दो चीजें। जी ठीक है, वाज़ेह है रशीद साहब। बस जहां मुश्किल हो जाए ना, कंफ्यूजन हो, तो इस तरह आपने जी कर, सर। जी जुमले को बिल्कुल। छोटा करते जाना है, उसको तोड़ते जाना है। ठीक है। तो जहां आप देखें ना कि अब मजीद नहीं टूट सकता, इसका मतलब आप उसके जो जी सर। कोर है ना उस जुमले को, उस पे आप पहुंच गए। तो हम मुस्नद इलैह, पहनते हैं जी मुस्नद। अब ये बीच में जो भी आ रहा है ये सारी इजाफी बातें हैं ना, मुस्ताद। सर्दियों में गर्म कपड़े, ये सब इजाफी है, ये सारा फजला है। ठीक है। गर्म कपड़े भी फजला, सर्दियों में भी फजला। सही हो गया क्योंकि इजाफी बात है। हाँ नहीं, बस इसमें ये समझना जरूरी है, वो जो हम बात करते हैं ना कि मुस्नद इलैह और मुस्नद जरूरी हैं और फजला इजाफी मालूमात है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो फजला जरूरी नहीं होता जुमले में, ये या उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। क्योंकि आप जैसे अब बात करनी है ना कि मतलब अगर हम पहनते हैं या हम कपड़े पहनते हैं, इनमें से ज्यादा बेहतर जुमला कौन सा है या ज्यादा क्लियर जुमला कौन सा है, तो जाहिर बात है हम कपड़े पहनते हैं, ये ज्यादा वाज़ेह जुमला है, ज्यादा क्लियर जुमला है। लेकिन हम जब ये वाली चीज डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ हम ये नहीं देख रहे होते कि एक सिचुएशन के मुताबिक या रियल, मतलब जब आपको उसकी जरूरत है जबान में वो जुमला कहने की, उस वक्त जुमला क्या होना चाहिए, हम ये नहीं डिस्कस करते। हम ये देखते हैं कि ग्रामेटिकली क्या जुमला मुकम्मल होता है या नहीं होता। हो सकता है कि यानी समटाइम्स ऐसा होता है ना कि ऑब्जेक्ट बहुत जरूरी होता है। जैसे आप सिर्फ ये कहें किसी को भाई मैं पढ़ता हूँ, तो वो इनकम्प्लीट ही लगता है ना। आप बताएंगे भी कि मैं फुला चीज पढ़ता हूँ, तो बहुत सारी जगहों पे ऑब्जेक्ट हमें कॉन्टेक्स्ट के एतबार से या सिचुएशन के लिहाज से जरूरी होता है बताना। लेकिन हम ग्रामर में उसको एडिशनल ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि ग्रामेटिकली जुमला सिर्फ दो चीजों पे खड़ा है, उनसे जुमला बन जाता है, चाहे मानी मुकम्मल अदा ना हो, यानी सिचुएशन के मुताबिक। ठीक है। वो तो फिर ये कि जब मतलब रियल टाइम आप किसी से बात कर रहे होते हैं, उस वक्त आपको पता चलता है कि आपको जुमले को कितना लंबा रखना है या कितना मुख्तसर रखना है, वो एक अलग चीज है बिल्कुल। लेकिन ग्रामर में जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां हम सिर्फ ये देखेंगे कि ग्रामेटिकल नीड पूरी हो रही है या नहीं हो रही, स्ट्रक्चर पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो सिर्फ दो चीजों पे स्ट्रक्चर खड़ा है, मुस्नद इलैह, मुस्नद। बाकी आप जो भी बताएंगे, चाहे वो बताना अहम हो, यानी आपको लगे कि यार अगर मैं ये नहीं बताऊंगा तो बात समझ सही से नहीं आएगी सामने वाले को, तो वो आप जरूर बताइए, लेकिन उस सब को हम फजला ही कंसिडर करेंगे ग्रामर में। ठीक है। और इसीलिए फजला बहुत यूज होता है, हम तकरीबन अपने हर जुमले, दूसरे तीसरे जुमले में मफूल वगैरह यूज करते हैं। उसकी वजह यही है ना कि उसकी नीड है, तभी यूज किया जाता है उसे। लेकिन वो एक अलग चीज है, वो फिर हम बलागत में पढ़ते हैं कि जुमला कितना लंबा होना चाहिए, कितना मुख्तसर होना चाहिए। ग्रामर में वो डिस्कस नहीं किया जाता, यहाँ सिर्फ मतलब उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है।
मीनिंग ये नहीं उस तरह से नहीं डिस्कस होता। हाँ ये सारा फजला है, सर्दियों में गर्म कपड़े ये सब जो है ये इजाफी बात है, ठीक है। असल में हम मुस्तदिले और पहनते मुस्नद, ठीक है। चलें बाकी अब एक्सरसाइज इसी तरह कर लीजिएगा। आ, मैं इसमें नीचे वाले में करवा देता हूँ, जीम वाली जो एक्सरसाइज तीसरी है। मतलब ये दो एक्सरसाइज इस तरह से आप कर लेंगे, तीसरा जो है ना उसमें आप ये करेंगे कि हाँ 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 हाँ, ये नंबर 10 जो है। अच्छा। हम्म। ठीक है, ये नंबर 10 वाला देख लें। अच्छा, ये जुमला वैसे कई लोग कह रहे हैं कि ये मैसेजेस पे भी लोग कह रहे हैं उन्हें मुश्किल हुई इस जुमले। चले अब तो मुश्किल आसान हो गई ना। अच्छा, नंबर 10 है, खालिद के स्कूल के उस्ताद आज मुझे मिले। तो अब इसमें जरा पहले पकड़िए कि किसके बारे में बात करते हैं, सब्जेक्ट क्या है, मुस्नद इलेह। इस जुमले में धुंध काफी है ना, इसमें जरा पकड़ना पड़ेगा। वो जानबूझ के धुंध क्रिएट की है। किस कौन सा वो एक लफ्ज है जिसके बारे में सब कुछ बताया जा रहा है, सिरा क्या है इसका मुझे। हम्म, अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं उस्ताद कुछ ने बताया है मुझे। मुझे मुस्तदिल है। चलें सोच लें, कुछ और लोगों ने भी मुझे क्या बताया, कोई बात। बस उसको देख लें कि जिसको माइनस करने से फर्क ना पड़े ना, जुमले फिर भी ठीक ही रहे, तो वो मुस्नद इलेह नहीं हो सकता। जो आप माइनस कर सकते हैं वो फजला है। ग्रामेटिकली यानी स्ट्रक्चर अगर ठीक रहे जुमले का, तो वो फिर फजला होगा जिसको आप निकाल सकते हैं जुमले में से। इस एतबार से देखें जरा। चलें, कुछ लोगों ने अपनी राय बदल दी है, उन्होंने पहले मुझे कहा था, वो उस्ताद का है। खालिद भी आ गया। नहीं, खालिद नहीं हो सकता वो। हम्म, चलें देख लेते हैं, अगर मुझे है तो मैं पहले ही मुझे ने हटा देता हूँ। खालिद के स्कूल के उस्ताद आज मिले। अब आप सवाल पूछेंगे कि किससे मिले, तो ठीक है, उसका जवाब ये भी हो सकता है कि मुझे मिले, तुम्हें मिले, या उससे मिले, किसी को भी मिले। लेकिन जुमला बहरहाल यानी ग्रामेटिकली ये जुमला अब भी कंप्लीट है। खालिद के स्कूल के उस्ताद आज मिले, ठीक है। आज को भी निकाल दें अगर, उस्ताद ही है ना। हाँ हाँ, तो असल में ठीक है, उस्ताद के बारे में सब बात। उस्ताद साहब जो है या जो उस्ताद हैं वो मिले, तो उस्ताद मुस्नद इलेह, उसके बारे में बात हो रही है। और बताया क्या है उस्ताद के बारे में कि वो मिले हैं, उन्होंने मुलाकात की है, ठीक है। तो बस ये दो चीजें हैं, इन पे जुमला खड़ा है। उस्ताद मुस्नद इलेह और वो मिले मुस्नद, ठीक है। अब जो है वो स्कूल, स्कूल और उस्ताद का क्या रिलेशन है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले आप शुरू करेंगे उस्ताद के स्कूल, नहीं सॉरी, यानी वो करें, हाँ यहाँ से करें स्कूल के उस्ताद। यानी अगर ये सवाल पूछा जाए ना कि भाई कौन से उस्ताद, तो आप कहेंगे स्कूल के उस्ताद। स्कूल यहाँ पे मुजाफ है। फिर अगर कोई पूछता है कि अच्छा कौन से स्कूल, तो कहते हैं खालिद के स्कूल। खालिद मुजाफ इलेह होगा स्कूल का। तो ये जरा जुमला थोड़ा सा है ट्रिकी इस वजह से, क्योंकि इसमें इजाफतें भी दो आ गई ना। आपने उस्ताद को रिलेट किया स्कूल से, स्कूल को रिलेट किया खालिद से, लेकिन ये सब इजाफी बातें हैं, ठीक है। इन सब के बगैर आपका काम चलता है। असल में वही है, उस्ताद मिले या उस्ताद मिला। हम्म। हाँ
وہ لیکن آگے چل کے دیکھیں گے، وہ ذرا کمپلیکس ہو جاتا ہے. فی الحال صرف ہم اس کو اسی پہ رکھیں گے، یہ جو 3 4 لفظ ہیں نا انہیں پہ. ہاں، آگے ان کی ڈیٹیل فردر دیکھیں گے. تو اس میں ٹھیک ہے، استاد ہے جس کے بارے میں بات ہوئی ہے، یہ مسند الیہ ہے. اور ملے، یہ مسند ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ اصل بات ہے جو بتائی گئی ہے. اب آج ملے، یہ اس کا ٹائم بتا رہا ہے. کس سے ملے؟ مجھے ملے، یہ اس کا مفعول آ گیا نا. اور وہ استاد کس کے تھے؟ اسکول کے تھے. اسکول کس کا تھا؟ خالد کا تھا. یہ ساری اضافی باتیں آ گئی نا. یہ 2 مضافلے آ گئے، اور یہ آج اور مجھے جو ہے یہ فضلہ آ گیا. ٹھیک ہے، بس آپ نے اسی لیے جب جملہ دیکھنا ہے تو یہاں سے شروع نہیں کرنا. جہاں سے جملہ شروع ہو رہا ہے آپ نے پہلے لفظ کو نہیں دیکھنا کہ پہلا لفظ کیا. آپ نے اپنے سامنے پہلا سوال یہ رکھنا ہے کہ بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ بات کیا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، باقی پھر جو بیچ میں جو فیلنگز ہیں نا ان کو بعد میں دیکھنا ہے کہ اس بیچ میں کیا کہا گیا. کلیئر ہے؟ کر لیں گے. چلیں اٹمپٹ تو کریں نا، انشاءاللہ کر ہی لیں گے. مطلب ایک آدھ جملے میں ہو سکتا ہے کوئی دقت ہو، زیادہ تر کر ہی لیں گے. چلیں، اچھی بات ہے. اچھا جی، بس یہ ایک آخری ایکسرسائز ہے. میں صرف ایک آدھ جملہ سے بتا دیتا ہوں، آج پڑھنا بھی ہے ہم نے. کلاس اب اینڈ ہونے والی ہے. ایک یہ ایکسرسائز ہے، یہ بھی کیجئے گا. اس میں آپ نے فردر پچھلے جو ایکٹیویٹی تھی اسی کو تھوڑا آگے بڑھانا. پہلے آپ نے وہی بتانا ہوگا جو انڈر لائن ہوں گے نا لفظ، کیونکہ ہر لفظ کو اسم نہیں ہوتا، ہر لفظ کا اعراب بھی نہیں ہوتا، تو کچھ لفظ میں نے انڈر لائن کر دیے. ان کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ مسند ہیں، مسند الیہ ہیں، فضلہ ہیں یا مضاف ہیں. ان 4 میں سے آپ نے کوئی ایک انہیں رول دینا ہے. ٹھیک ہے، ان 4 میں سے ہی ہوگا. اب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ان میں سے ہر ایک ایک اسپیسیفک اعراب ہے نا، ایک اسپیسیفک اینڈنگ ہوگی جس کو ہم اعراب کہتے ہیں، اور اس کا ایک نام بھی ہم نے پڑھا ہے. جو مسند اور مسند الیہ ہوگا اس کا اعراب عربی میں رفع ہوگا. جو لفظ فضلہ ہوگا اس کا اعراب نصب ہوگا. جو لفظ مضاف الیہ ہوگا اس کا اعراب جر ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ نے جب یہ بتایا کہ وہ لفظ کیا ہے، اس کے بعد آپ یہ بھی بتائیں گے کہ وہ لفظ عربی میں اس کا اعراب کیا ہوگا، رفع یا نصب یا جر. ٹھیک ہے، اس کا فنکشن دیکھتے ہوئے آپ نے اس کی اینڈنگ وہ سجیسٹ کرنی ہے کہ ہم اس کو عربی میں کیسے یوز کریں گے. یہ پوری ایکسرسائز میں نے صرف اردو میں رکھی ہے، اس میں کوئی عربی کا جملہ نہیں ہے. صرف اس لیے کہ پہلے آپ کو اچھی طرح سے یہ کانسیپٹ سمجھ میں آئے کہ ہوتا کیا ہے یہ. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا نا پہلے اچھی طرح اس کے بارے میں، اعراب کے بارے میں. تو اگلے یعنی جو ہوگا انشاءاللہ درس، اس میں پھر وہ دیکھیں گے، اس کو عربی میں بھی اپلائی کریں. لیکن یہ کہ پہلے اس کو اردو پہ پریکٹس کریں. اب آپ نے اس طرح سے کرنا ہے جیسے یہ ہے نا، علی، علی پڑھتا ہے. اس میں بس علی انڈر لائنڈ ہے، علی کو ہی ڈسکس کریں گے. علی کیا ہے اس جملے میں؟ لکھا ہوا ہے یہاں تو مسند الیہ ہے. ٹھیک ہے، تو چونکہ علی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، مسند الیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ رفع ہوتا ہے. تو آپ نے اس طرح سے جیسے لفظ کا فنکشن بتانا ہے اور آگے اس کا اعراب بتانا ہے کہ وہ عربی میں جب یوز ہوگا تو اس کی اینڈنگ کیا ہوگی. مریم رسالہ پڑھتی ہے، مریم کو ڈسکس کرنا ہے، تو مریم اس جملے میں مسند الیہ ہے. مسند الیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ رفع. پھر رسالہ کے بارے میں ہم نے بتانا ہے، تو رسالہ اس جملے میں فضلہ ہے، کیونکہ اصل میں تو بات یہ ہے کہ مریم پڑھتی ہے. ٹھیک ہے، رسالہ تو ڈیٹیل ہے نا، تو رسالہ فضلہ ہے، فضلہ کا اعراب نصب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح مریم کی بہن اسکول جاتی ہے، تو اس جملے میں مسند الیہ کیا ہے؟ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ بہن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو بہن ہے مسند الیہ، اور مسند الیہ کا اعراب رفع، یہ آپ نے بتا دیا. ٹھیک ہے، ہاں اسکول بھی ہے، اس کو بھی دیکھتے ہیں. پھر آپ نے اس کو بھی کیا، مریم کے بارے میں بتایا کہ مریم کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ جر. ٹھیک ہے، اسکول کیا ہے؟ فضلہ، کیونکہ اضافی بات ہے نا. اصل میں تو جملہ یہ ہے مریم جاتی ہے، کہاں جاتی ہے یہ ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے،
تو फजला का एराब नस्ब होता है। तो इस तरह आप हर लफ्ज का फंक्शन बताएंगे, फिर उसका एराब सजेस्ट करेंगे। ठीक है, एक हम जैसे कर लेते हैं, ये पहला जुमला, आयशा चाय पीती है। अब ये जो जुमला है, इसमें आपने दो लफ्जों का बताना है, आयशा के बारे में बताना है और चाय के बारे में। तो पहले आयशा को जरा डिस्कस करें, तो ये इस जुमले में क्या है? मुस्तदिल है ना? बस एक मिनट, इधर इधर एक मिनट सिर्फ रुकिएगा। अब हम जैसे पहली चीज होगी, आयशा के बारे में बात हो रही है, आयशा मुस्तदिल है, उसका एराब क्या होगा फिर? हालत रफा, बिल्कुल सही। अरबी में जब आएगी आयशा को यूज करेंगे तो रफा के तौर पे ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद चाय, ये क्या है? फजला ही है, बिल्कुल, क्योंकि बेसिक तो जुमला ये है ना कि आयशा पीती है, क्या चीज पी रही है वो पीने की डिटेल है आगे। तो चाय फजला है, फजला का इराब क्या होता है? नस्ब होता है। बस इस तरह से आपने एक इस्म का ये बताना होगा कि उसका इस जुमले में इस वक्त रोल क्या है, और अकॉर्डिंगली आपने उसका एराब बताना होगा कि अरबी में जब ये जुमला है, लफ्ज आएगा, तो इसको हम कौन सी एंडिंग देंगे, रफा वाली, नस्ब वाली या जर वाली। यहाँ तक क्लियर है? चलें, बस ये तो वही था जो कल पढ़ा था, उसके हवाले से ये एक्सरसाइज। चलें, अच्छी बात है, बेहतरीन, बहुत अच्छे ना। हाली जो जवाब आ रहे हैं चैट में वो भी बिल्कुल ठीक है। चलें, अब कंफ्यूजन तो नहीं है ना? क्योंकि कल वाला जो लेक्चर था मुझे उसके बाद था डर के पता नहीं मुश्किल ना हो जाए। अच्छा है, आज फिर अब आगे पढ़ लें। क्योंकि उसके बाद अच्छा, कल वैसे हमने अनाउंस किया था लास्ट वीक के मेकअप क्लास एक रखेंगे थर्सडे को, लेकिन कल मेरी मसरूफियत है, तो कल नहीं, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह फिर प्लान करेंगे। मैं मतलब पहले मैसेज भी कर दूंगा आप लोगों को ग्रुप में। तो बस इस वीक की ये लास्ट ही क्लास है, तो इसलिए पढ़ लेते हैं, क्योंकि फिर आपके पास 3-4 दिन होंगे, उस दौरान आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं चीज़ों को। आज का हमारा मौजू है अलामात एराब का। ठीक है। जो ऑनलाइन है लोग, ये विजिबल है ना स्क्रीन? क्योंकि मैंने वो चेंज किया है उसको, दर्स को, तो ठीक है, बेहतर। अलामात एराब, अब कल हमने जो बेसिक्स थी वो समझ ली है कि जुमला होता क्या है, और उसमें इस्म के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, और इस्म की एंडिंग अरेबी में डिफरेंट हुआ करती है, हर एंडिंग को हम क्या कहते हैं। ठीक है, आज उसी बात को इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे, कि जो भी डिफरेंट एंडिंग्स होती हैं, या यूं कह लें कि जो किसी इसम का इस्तेमाल होता है जुमले में, वो पहचाना कैसे जाता है अरेबी में, या अगर किसी को बताना हो तो कैसे बता सकते हैं। मतलब जैसे अगर कोई, ये तो हमने समझ लिया कि जो इसम जुमले का बेसिक रुकन होगा उसका इराब रफा होगा, लेकिन ये तो एक एब्सोल्यूट सी बात है ना, मतलब ये एक आइडिया है, इसको कंक्रीट तो आप नहीं कर सकते, आप किसी को दिखाएंगे कैसे? या खुद अगर आप कोई जुमला देखते हैं तो देख के आपको कैसे पता चलेगा कि इस जुमले का एराब रफा है? ठीक है, तो इसलिए हम ये पढ़ने लगे हैं। कुछ अलामात होती हैं, कुछ चीजें हैं जिन्हें देख के हमें पता चलता है कि किसी भी लफ्ज का जुमले में स्टेटस क्या है, वो रफा में आ रहा है, नस्ब में या जर में। उनको हम कहते हैं अलामात एराब। ठीक है, ये वो अलामात हैं जिनसे एराब पहचानते हैं किसी इसम का। अच्छा, ठीक है, ये वाली बात हम अभी भी कर चुके हैं कि इसम तीन तरह से यूज होगा, या तो जुमले का रुकन होगा, अगर रुकन है तो एराब क्या होगा? रफा। अगर वो तफसील बता रहा है तो उसका एराब नस्ब। अगर वो किसी और इसम से ताल्लुक में है तो उसका एराब जर। यहाँ तक क्लियर है ना? बस अब ये जहन में रखिए कि एराब को जो आप पहचानते हैं, या जब आपको किसी लफ्ज का एराब बताना हो, जैसे आप एक इसम को रफा में यूज करते हैं, तो उसकी एंडिंग क्या रखेंगे? पेश आएगा, जबर, जेर, पता भी तो हमें होना कि उसका, हाँ बिल्कुल, उसका साइन होगा क्या। तो ये पहली चीज ये जहन में रखिए कि अलामात एराब की दो तरह की होती हैं। एक है हरकत सुकून, यानी हरकत सुकून से मुराद है ये जो पेश, जबर, जेर, इन तीनों को हम हरकत कहते हैं।
چونکہ آپ کوئی بھی آواز ہے اس کو 3 ڈائمینشنز میں جیسے موو کر سکتے ہیں نا. اوپر کی جو آواز ہوتی ہے اسے ہم زبر کہتے ہیں, اور نیچے کی طرف یعنی اگر آپ منہ میں آواز کو لے کے جائیں تو وہ زیر ہے, اور اگر ایک آواز کو جیسے آپ بول کریں ہونٹوں کی مدد سے تو وہ پیش ہے. تو یہ پیش زبر زیر یہ 3 حرکات کہلاتی ہیں. اور اس کے بعد یہ جو چوتھا ہے اس کو ہم جزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو عربی رسم الخط میں جیسے گول دائرے سے بھی لکھا جاتا ہے, تو اس کو جزم یا سکون بولا جاتا ہے. تو یہ 3 حرکات اور سکون, ان کے ذریعے بھی اعراب پہچانا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ حروف کے ذریعے بھی اعراب پہچانا جاتا ہے. تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمیشہ ہم اعراب کو حرکات کی مدد سے نہیں پہچانتے. ٹھیک ہے, کچھ لفظوں میں جو اینڈ والا پیش ہوتا ہے یا زبر یا زیر اس سے اعراب پتہ چلتا ہے. کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم کچھ حروف کو دیکھتے ہیں, وہ حروف یہ ہو سکتے ہیں الف, واو, یا نون. ٹھیک ہے, ان سے بھی کچھ اعراب پہچانے جاتے ہیں. وہ ابھی آگے اس کی ایگزامپلز آتی ہیں تو کلیئر ہو جائے گا. اچھا, پہلے ہم وہ لفظ دیکھ لیتے ہیں جن کو ہم حرکات کے ذریعے اعراب دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جن میں جو چینج آئے گا تو وہ چینج ویزیبل کیسے ہوگا, وہ ہمیں نظر آئے گا حرکات کی صورت میں. رفع میں ان کی حرکت ڈفرینٹ ہوگی, نصب میں ڈفرینٹ ہوگی, جر میں اور ہوگی. ٹھیک ہے, تو یعنی پہلے وہ لفظ دیکھتے ہیں جہاں زبر زیر پیش سے لفظ کا رول بدلتا ہے. اچھا, اس میں اب ہم نے کیا یہ ہے کہ جو مختلف اسم ہوتے ہیں ان کو کیٹیگرائز کیا ہے, اور اس کو جیسے ہم نے پڑھا تھا اسم واحد ہوتا ہے یا تثنیہ ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے. جمع میں پھر فردر جمع مذکر سالم, مؤنث سالم, جمع مکسر. تو اسی ڈویژن میں رکھتے ہوئے ہم ہر اسم کا اعراب دیکھیں گے کہ جو واحد ہے وہ کیسے یوز ہوگا, تثنیہ کیسے یوز ہوگا, جمع مکسر کا اعراب کیا ہوگا, یا جمع مذکر سالم کی علامات کیا ہوں گی اعراب کی. تو اس طرح ہم کیٹیگرائز کریں گے, تو اس کے بعد یعنی تمام اسما مکمل ہو جائیں گے. سب سے پہلے جو اسم ہے جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مفرد منصرف. مفرد کا مطلب ہوتا ہے جو سنگولر ہو, واحد. منصرف اس کو کہتے ہیں جس پہ تنوین آتی ہو. اس کی ابھی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, ویسے نیچے اس پہ میں نے فٹ نوٹ دیا ہوا ہے, وہ پڑھ لیجئے گا. لیکن اس کو ہم انشاءاللہ اگلے مطلب میرا خیال ہے اس سے اگلے لیکچر میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے منصرف کو. فی الحال صرف یہ کہ جس اسم پہ تنوین ہو نا, تنوین کا مطلب ہوتا ہے جو ڈبل حرکت ہوتی ہے, 2 پیش, 2 زیر یا 2 زبر, تو وہ تنوین ہوتی ہے. تو جو ایسا اسم ہے جس پہ تنوین آ رہی ہے اس کو منصرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو سنگولر ہوتا ہے اس کو اعراب کیسے دیا جاتا ہے. اب جیسے یہ دیکھیے, حامد جو ہے یہ ایک سیمپل کے طور پہ ہے جیسے ہمارے سامنے. حامد سنگولر ہے اور منصرف ہے, اس پہ تنوین آ رہی ہے. اس کو آپ دیکھیں کہ اوپر یہ لکھے ہوئے 3 نام, مرفوع, منصوب, مجرور. یہاں ان کو بھی ذرا ایکسپلین کر لیتے ہیں نا. مرفوع کہتے ہیں اس لفظ کو جو جس کا اعراب رفع ہو. ٹھیک ہے, نہیں جو حالت رفع میں ہوگا نا وہ اسم مرفوع کہلائے گا. منصوب اس اسم کو کہتے ہیں جو حالت نصب میں ہو, اور مجرور اسے کہتے ہیں جو حالت جر میں ہو. تو حامد جو ہے پہلے جملے میں رفع میں, دوسرے جملے میں نصب میں, تیسرے میں جر میں. اس کا مطلب ہے یہاں جو پہلے جملے والے جتنے بھی آ رہے ہیں, یہ والا کالم ہے فرسٹ, اس کالم میں جو جملے ہیں یہاں پہ جس اسم کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ جملے کا بیسک پارٹ ہوگا, وہ مسند ہوگا یا مسند الیہ ہوگا. صحیح ہے نا, اسی وجہ سے وہ رفع میں آ رہا ہے. نصب میں یہاں یہ جو لفظ آ رہے ہیں حامد یا طلاب یا طالبات, نصب میں آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ لفظ اس جملے کے بیسک پارٹ نہیں ہے, یہ اس کی ڈیٹیل میں آ رہے ہیں. اور جب یہ والا جو کالم ہے اس میں یہ جو لفظ آ رہے ہیں یہ جر میں ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ کسی ریلیشن میں ہے. ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہے. چل, اب ان کی اینڈنگ بس آپ نے دیکھنی ہے. پہلا جو جملہ ہے ذہب حامدن, حامد اینڈ ہو رہا ہے پیش پہ. دوسرے جملے میں سألت حامدن, حامد اینڈ ہوتا ہے زبر پہ. اور تیسرے جملے میں حامد اینڈ ہو رہا ہے زیر پہ.
از ذهب حامد، یہ کیا ہوگا اس کا مطلب؟ حامد گیا. سألت حامدا، میں نے حامد سے پوچھا. سلمت علی حامد، میں نے حامد کو سلام کہا یا اس کو سلام کیا. ان جملوں کا صرف اسٹرکچر ذرا سمجھ لیتے ہیں تاکہ آگے والے جملے آپ آسانی سے کر سکیں. ذہب حامد جو ہے، حامد گیا، مسند الیہ کیا ہے؟ حامد گیا میں کس کے بارے میں بات؟ حامد، حامد مسند الیہ ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور مسند کیا ہے؟ آپ بتا کیا رہے ہیں حامد کے بارے میں؟ ذہب. تو حامد ہے مسند الیہ اور ذہب ہے مسند. ٹھیک ہے، لے رہے ہیں یہاں تک. اب مسند الیہ جو ہے اور مسند دونوں کا اعراب رفع ہوتا ہے، تو یہ اسٹیبلش ہو گیا نا کہ حامد کا اعراب رفع ہے. اینڈنگ کیا ہے؟ آخری حرف پہ حرکت کیا ہے یہاں پہ؟ پیش آ رہا ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. بس یہاں تک ہی ابھی دیکھتے ہیں. اس جملے کو ذرا دیکھیں. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ سألت حامدن. یس، سألت میں نے سوال کیا، حامدن حامد سے، میں نے حامد سے سوال کیا. میں نے سوال کیا حامد سے، اس میں کون ہے مسند الیہ؟ وہ اصل میں حامد کا نام آ رہا ہے نا، اس لیے فوراً ذہن حامد کی طرف جاتا ہے. دوبارہ دیکھیں. یس، میں نے سوال کیا میں مسند الیہ. ٹھیک ہے، کیونکہ میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں نا کچھ، تو میں مسند الیہ ہے. یعنی اسپیسیفکلی سألتو میں جو تو ہوتا ہے، تو بیسیکلی میں کو ڈینوٹ کرتا ہے نا. تو مسند الیہ ہے، متکلم اپنے بارے میں بات کرتا ہے. میں مسند یہ سألا، میں نے کیا کیا؟ میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں نا، میں نے یہ بتایا کہ میں نے سوال کیا. کس سے سوال کیا؟ یہ تو ڈیٹیل ہوئی سوال کی. حامد جو ہے یہ تو کیا ہوگا؟ فضلہ ہے نا، اضافی بات ہے نا حامد. ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں حامد نصب میں آ رہا ہے، کیونکہ حامد اس جملے کا جو بیسک سٹرکچر ہے اس میں نہیں ہے. مسند یا مسند الیہ میں تو نہیں ہے نا. حامد ایڈیشنل ہے، تو حامد کا اعراب نصب ہوا نا. کلیئر ہے؟ اب اب وہ اس کو بھی کرتے ہیں، اس پر تک تو میں گیا ہی نہیں ابھی. چلتے ہیں اس پہ. ہاں، کیا میں بات کر رہا تھا؟ ہوں، ہاں ہاں ٹھیک ہے. بس ہم وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اس جملے کا سٹرکچر کیا ہے کہ میں نے پوچھا میں مسند الیہ ہوں، اور پوچھا جو ہے یہ مسند ہے اور حامد اضافی ہے. ٹھیک ہے، منصوب ہے. سلمت علی حامد میں نے حامد کو سلام کیا. میں مسند الیہ، سلام کرنا مسند، یعنی سلام کیا مسند ہے. اعلیٰ بیسیکلی حرف جر ہے. حرف جر پریپوزیشن کو کہتے ہیں. پریپوزیشن آپ کو پتہ ہے ہمیشہ کسی لفظ کے ساتھ ریلیشن میں ہوتی ہے. تو حامد کے ساتھ یہاں جڑا ہوا لفظ ہے، سوری، اللہ کے ساتھ جڑا ہوا لفظ ہے حامد. تو وہ چونکہ اس کے انفلوئنس میں ہے نا، اس لیے اس کا حالت یا اس کا اعراب کیا ہوگا؟ جر ہوگا. تو یہ تو کلیئر ہو گیا نا کہ یہ جو ہم نے ہر کالم کو ایک خاص اعراب اسائن کیا وہ ہم کس طرح کر رہے ہیں. اس کالم میں جتنے بھی لفظ آ رہے ہیں وہ رفع میں ہیں، یعنی وہ مسند الیہ ہے نا چونکہ. اور یہاں ہم نصب میں ڈسکس کر رہے ہیں، یہ فضلہ ہیں. جہاں یہ جر میں آ رہے ہیں تو وہاں یہ حرف جر کے بعد ہوں گے. ٹھیک ہے، اب بس یہ دیکھ لیں کہ ان کی اینڈنگ ہے کیا. حامد رفع میں تھا تو آخری حرف پہ کیا تھا؟ پیش. نصب میں حامد آ رہا ہے تو زبر. جر میں حامد آ رہا ہے تو زیر. اس کا مطلب ہے اب ہم یہ اصول نکال سکتے ہیں اس سے، حامد کی مثال سے، کہ جو بھی سنگولر ہوتا ہے، سنگولر ناؤن جو ہے وہ عربی میں جب وہ رفع میں ہوتا ہے تو اس کے آخری حرف پہ آپ پیش بولتے ہیں، نصب میں آخری حرف پہ زبر بولتے ہیں، اور اگر اس کا اعراب جر ہے تو آپ آخری حرف پہ زیر بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جیسے اب ایک جنرل رول نکل آیا نا ہمارے پاس کہ جو بھی سنگولر ناؤن ہوگا اس کے لیے
اعراب کی علامات کیا ہوں گی؟ پیش زبر زیر، اسی آرڈر میں، یعنی رفع میں پیش، نصب کے لیے علامت زبر، جر کے لیے زیر. ٹھیک ہے، اس کو میں تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں. رفع کا مطلب ہے کہ جب وہ اسم جملے میں بیسک رول ہوگا اس کا، یعنی مستند الیہ یا مسند ہوگا، تو وہ رفع میں ہوگا، اس کے اینڈ پہ پیش آئے گا. اگر وہ جملے میں ڈیٹیل بتا رہا ہے، اب وہ نصب ہے نا، تو نصب کو اب ڈینوٹ کریں گے زبر سے. اور اگر وہ کسی دوسرے کے ساتھ ریلیشن میں آ رہا ہے جر میں، تو اسے آپ زیر سے ظاہر کریں گے. یہ کلیئر ہے بات؟ سنگولر کے لیے علامات پیش زبر زیر. اس کے بعد دیکھیں جمع مکسر. جمع مکسر پڑھا تھا ہم نے پچھلے مطلب میرا خیال ہے پرسوں پڑھا تھا. یہ وہ جمع ہوتی ہے جو اپنے واحد سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس میں یعنی واحد میں کوئی اضافہ کر کے جمع نہیں بناتے، جیسے کتاب سے کتب، ولد کی جمع اولاد، بنت کی جمع بنات، اس طرح کی جو جمع ہے یہ جمع مکسر کہلاتی ہے. جمع مکسر کا بھی دیکھتے ہیں کہ علامات کیا ہوتی ہیں. اس میں جو ہمارے پاس اگزامپل کے طور پہ لفظ ہے وہ طلاب ہے. طلاب طالب کی جمع ہے. ٹھیک ہے، پہلے جملے میں رفع ہے نا، تو رفع میں اینڈنگ اس کی کیا ہے؟ طلاب کی پیش کے ساتھ ہے. دوسرے جملے میں زبر کے ساتھ آ رہا ہے. تیسرے جملے میں زیر کے ساتھ آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ تو پھر سیم ہوا، یعنی جو سنگولر ناؤن ہے اور جو جمع مکسر ہے دونوں کی علامات ایک ہی جیسی ہیں. ٹھیک ہے، دو طرح کے لفظوں کو آپ نے پڑھ لیا نا. جو سنگولر ناؤن ہوگا وہ بھی اینڈ کرے گا پیش پہ، زبر پہ اور زیر پہ، یعنی رفع میں پیش، نصب میں آخری حرف پہ زبر، جر میں زیر. جمع مکسر میں بھی یہی رول ہے. ٹھیک ہے، اب آخری جو ہے وہ تیسرا دیکھ لیں، جمع مؤنث سالم. یہ وہ والی جمع ہوتی ہے جو الف تے والی ہے نا، اسے جمع مؤنث سالم کہتے ہیں. مثال کے طور پہ طالبات، پہلے جملے میں اینڈ کر رہا ہے پیش پہ، تو پیش تو اس کا مطلب ہے کامن ہے سب میں. دوسرے جملے میں لیکن آپ دیکھیں یہاں زیر آ رہی ہے، طالبات تھی، طالبات تھا نہیں آ رہا. اوپر ہم دیکھیں تو طلابن اینڈ زبر پہ کر رہے تھے نا، حامد کو بھی زبر پہ اینڈ کر رہے تھے، لیکن جمع مؤنث سالم کو ہم زیر پہ اینڈ کر رہے ہیں، اور تیسرے جملے میں بھی زیر پہ اینڈ کر رہے ہیں. تو یہ جو جمع مؤنث سالم ہے یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے پہلے والوں سے. رفع میں تو اس پہ بھی پیشی آتی ہے، لیکن نصب اور جر والی جو حالت ہے اس میں اس پہ زیر آتی. ٹھیک ہے، تو فی الحال ہم نے تین طرح کے اسماء کی علامات ڈسکس کی ہیں. جو سنگولر ناؤن ہوگا وہ اگر رفع میں ہے تو آپ اس کو اینڈ پہ کیا بولیں گے؟ پیش. نصب میں آئے گا تو زبر، جر میں زیر. ٹھیک ہے، جمع مکسر میں کیا کریں گے؟ یہی اصول ہے، رفع میں پیش، نصب میں زبر، جر میں زیر. جمع مؤنث سالم میں کیا کریں گے؟ رفع میں پیش، نصب میں زیر، جر میں زیر. اس میں بیسیکلی یعنی ڈفرنس جو آ رہا ہے وہ نصب میں آ رہا ہے کہ یہاں نصب میں زبر نہیں آتا، نصب جر دونوں میں زیر ہی آتی ہے. ٹھیک ہے، تو حرکات کے ذریعے اعراب یہی تین لفظ ہیں جنہیں ہم حرکات سے اعراب دیتے ہیں. باقی جو اسماء ہیں ان میں حروف کے چینج سے اعراب کا چینج آتا ہے. ٹھیک ہے، علامات سے آپ یہ جو تین طرح کے اسم ہیں، جمع مؤنث سالم، جمع مکسر اور واحد، ان میں آپ جب اعراب پہچانیں گے کسی لفظ کا، دیکھ رہے ہوں گے اعراب، تو آپ بیسیکلی اس کے آخری حرف کی حرکت کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ کوئی سوال ہے تو بتائیے. بہت مشکل تو نہیں ہو گیا؟ صحیح ہے. نہیں مطلب کلیئر ہو گیا نا. وہ ہم نے تو میرا خیال ہے ایک ایک چیز کو بہت یعنی اسٹیپ وائز کیا ہے. پہلے دیکھا ہے کہ اس کے فنکشنز ہوتے کیا کیا ہیں، پھر اکارڈنگلی ہر ایک کو ہم نے نام دیا ہے. پھر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو رول ہوگا اس کو پہچانیں گے کیسے. ٹھیک ہے، تو رفع یعنی کوئی لفظ جو ہے وہ جملے کا بیسک پارٹ ہے، اس کو پہچانیں گے سنگولر اور جمع مکسر اور جمع مؤنث سالم، ان تینوں کے کیس میں پیش سے پہچانیں گے. ٹھیک ہے، اگر یہ لفظ جملے میں اضافی حصے میں آئیں گے، ڈیٹیل والے پارٹ میں آئیں گے، تو جو سنگولر ہے اور جمع مکسر ان کے آخری حرف پہ زبر ہوگا،
اور جمع مؤنث سالم میں زیر ہوگی. اور اگر یہ اسما جو ہیں یہ کسی دوسرے اسم سے کوئی ریلیشن میں آ رہے ہیں تو پھر ان کے آخری حرف پہ زیر آئے گی تینوں میں، سنگولر میں بھی، جمع مکسر میں بھی، جمع مؤنث سالم. اب جو باقی رہ گئے تثنیہ کیسے یوز ہوتا ہے، جمع مذکر سالم کی علامات کیا ہوتی ہیں، ان سب میں حروف والا چینج ہے، وہ انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں کر لیں گے ڈسکس. کلیئر ہے، ایزی ہے، چلیں اچھی بات ہے، دلچسپ ہے. یہ تو سن کے چلیں مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ دلچسپ بھی لگ رہا ہے کسی کو، کیونکہ لوگ اکثر گلہ ہی کرتے ہیں. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم جو پڑھاتے ہیں اس میں کوئی ہم سے خوش نہیں ہوتا، ہم چاہے جیسا بھی پڑھائیں تبھی یہی کہتے ہیں کہ یار بہت بورنگ ہے، آپ کیا کریں. چلیں اچھی بات ہے، بس اٹینڈنس اپنی مارک کر دیجئے پلیز اگر کسی نے پہلے نہیں کی تو. باقی یہ کہ کوئز میں انشاءاللہ آج آپ کا اپلوڈ کر دوں گا آج رات، اور وہ آپ کر لیجئے گا اس ویکنڈ پہ، یعنی اگلے منڈے تک آپ کے پاس ٹائم ہوگا. اور اس کو آپ دھیان سے کیجئے گا. اس ویکنڈ پہ میں نے دیکھنا ہے، مطلب جو لوگ کوئز نہیں اٹیمپٹ کر رہے یا کلاسز نہیں لے رہے ریگولرلی، تو پھر مجھے سوچنا پڑے گا کہ انہیں کیا کرنا ہے، گروپ میں انہیں ساتھ لے کے چلنا ہے یا نہیں. اور مطلب ماشاءاللہ بہت سارے لوگ جو ابھی تک ریگولر چل رہے ہیں، امید ہے کہ آگے بھی آپ لوگ ساتھ رہیں گے. تو ضرور کیجئے، کوئز بھی اٹیمپٹ کیجئے، کیونکہ ہم اس کو جیسے ایک آفیشیلی ایک کورس کے مینر میں لے کے چل رہے ہیں. اور آپ کو اینڈ پہ جیسے اس کی سرٹیفکیشنز بھی دی جائیں گی نا ادارے کی طرف سے، سرٹیفکیٹس بھی ہوں گے. اور اس میں جیسے کلیئر ایک مینشنڈ ہوگا کہ آپ نے یہ چیزیں پڑھ لی ہیں. اس کے بعد یہ کہ فردر ہم نے جیسے لینگویج کے کورس اب رمضان کے بعد بھی ایک شروع کرنا ہے، جو فاؤنڈیشن کورس کے طور پہ 2 یا 3 سال کا کورس. تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ جو چیزیں آپ نے پڑھ رکھی ہیں، آپ کسی بھی ادارے میں اور جا کے پڑھنا چاہیں یا ادھر ہی پڑھیں یا کہیں باہر جا کے پڑھنا چاہیں، تو کم از کم جیسے یہ ایک ٹرانسکرپٹ پہ ہوگا کہ یہ چیزیں آپ آلریڈی کور کر چکے ہیں، تو آپ کو فلاں چیز آگے پڑھنی چاہیے. تو اس کو مطلب سیریسنیس کے ساتھ کیجئے، مطلب میں ایکسپیکٹ تو یہی کرتا ہوں، کیونکہ اس میں پتہ نہیں آپ لوگوں کو نظر آتا ہے یا نہیں، میرے اس میں بہت زیادہ محنت ہے اور یہ سب بنانے میں اور پڑھانے میں. اور تو آپ لوگ بھی کیجئے تو پھر یہ کہ خوشی ہوتی ہے. اور اگر جیسے کوئی آگے محنت نہ کر رہا ہو تو ظاہری بات اب تو خیر مجھے تو ویسے عادت ہی ہو گئی ہے، وہ چونکہ اپریسیشن ہمارے یہاں ملتی بھی نہیں ہے اور وہ ویسے بھی نہیں ہے نا، ہمارے یہاں چیزوں کی وہ بھی نہیں ہوتی، قدر ہوتی نہیں ہے. تو اس لیے میں تو جیسے ایک عرصہ ہو گیا اب توقع رکھتا بھی نہیں ہوں. لیکن پھر بھی یہ کہ ہر استاد اس پہ خوش ہوتا ہے کہ اگر چاہے اس کی کلاس میں ایک بھی اسٹوڈنٹ اس سے سیکھیں تو وہ سمجھتا ہے کہ میری محنت جو ہے وہ اس کا صلہ مل گیا اسے. تو خواہش ہے، باقی آپ لوگوں سے ہے، ریکویسٹ بھی ہے کہ اسے پورا کیجئے. اور اب تو یہ کہ ہمارا 3rd ویک ہے، تو بس اس کے بعد یہی میرا خیال ہے کوئی کتنے 6 ہفتے تقریباً اور رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اچھے سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اینڈ پہ یہ کہ سیٹسفیکشن ہوگی کہ کچھ حاصل کیا آپ نے. چلیں جی، بہت اچھے، بہت شکریہ. تو انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ویک ہوتی ہے ملاقات. اچھا، کل کلاس نہیں ہوگی، کل کلاس نہیں ہے انشاءاللہ. اب کلاس منڈے کو ہے. میں ویسے گروپ میں بھی دوبارہ کر دیتا ہوں میسج. کل نہیں ہے کلاس، ٹھیک ہے، منڈے کو انشاءاللہ. ہاں جی، سوری.